नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। कश्मीर के पुलवामा में जिस तरह से हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया, जिस तरह के आतंकवादियों ने कायराना हरकत कर इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से ही देश में गुस्से का माहौल है। जगह जगह लोग यही मांग कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को सबक सिखाना होगा। इसके पीछे जो ताकतें हैं, यानी कि पाकिस्तान जो कि आतंक समर्थित देश है, उसको सबक सिखाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने भी यही बात कही कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। पूरा देश इस वक्त दुखी है। इस हमले के बाद से एक लगातार लोगों की एक मांग है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी तरह से उसको स्तब्ध करने के लिए, उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए युद्ध छेड़ना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं। एक देश, अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है, पाकिस्तान के साथ पहले भी युद्ध हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर इस समस्या से, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, पिछले 30 सालों से लगातार हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से आतंकवाद पनपा और कश्मीर इसके बीच में एक जिस तरह को कश्मीर के नाम पर जो आतंकवाद किया जा रहा है पूरे देश में, उस पर सवाल कई खड़े होते हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश के 40 शहीदों की शहादत के जख्म अभी हरे हैं। हिंदुस्तानी खून खोल रहा है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की भयावहता पर हर हिंदुस्तानी दिल गर्जना कर रहा है, क्योंकि सीमा पर आतंक की इंतहा जो हो चुकी है। हिंदुस्तानी कलेजे की कसक अब कम होने का नाम नहीं ले रही। सवाल एक उठ रहा है कि आखिर दुश्मन से बदला क्यों नहीं लिया जाए। पुलवामा के इस आतंकी हमले की जांच में आतंकी भयावहता का एक नया चेहरा सामने आया है। 30 से 35 किलो आरडीएक्स से जैश की मंशा सीआरपीएफ की एक ही बस को उड़ाने की कतई नहीं थी, बल्कि 78 बसों के काफिले में मौजूद 2500 जवानों के ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की थी। क्या ऐसे ही हम खामोश बैठे रहेंगे और ऐसे ही अपने जवानों को खोते रहेंगे, या दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम तैयार है? अब बैठने की जरूरत नहीं है, अब तो करने की जरूरत है। जिस तरीका से जो पाकिस्तान जो घटना घट रहा है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे कुछ भी करना। हम लोग भी चाहते हैं कि जो शहीद हुआ है बच्चा, वो गांव के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए याददाश्त बने और एक मॉरल बने कि उन्होंने देश के लिए शहादत दी। ये अपने आप में बहुत बड़ा बलिदान आज उन्होंने किया है। कुछ समय से देश में एक नारा चल पड़ा था, देश बदल रहा है। बिल्कुल, देश बदलना चाहिए। हौसलों के रथ पर विकास का पथ प्रशस्त होना ही चाहिए, लेकिन देश की सीमा पर जो बदल रहा है वह देश की और देशवासियों के हौसले को तोड़ने जैसा है। पुलवामा की घटना के बाद हर हिंदुस्तानी बदला चाहता है। हर कोई कह रहा है कि बहुत हो गया है, अब धैर्य नहीं रहा। हालांकि पहली बार देश को झकझोर देने वाली इस घटना का राजनीतिक पंचनामा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकी संगठनों ने बड़ी गलती की है, जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश का सुरक्षा बल पूर्ण स्वतंत्र है और आतंक के सौदागर के खात्मे का समय, स्थान और स्वरूप वह तय करेंगे। मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। 2500 सीआरपीएफ के नौजवान और लगभग 70 से ज्यादा गाड़ियां जा रही थी, तो सामान्य तौर पर सेंसिटाइज किया जाना चाहिए, जांच पड़ताल विशेष तौर पर रखना चाहिए। क्यों नहीं किया गया, ये भी एक प्रश्न की बात है, और जो इसमें लापरवाही हुई है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर आज सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई। हमले की जानकारी देने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। गुरुवार को सुरक्षा बलों पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए। पुलवामा हमले में शहीद के घर वाले उनकी शहादत पर फख्र कर रहे हैं।
मगर अपनों के बिछड़ने का घाव उनको असहनीय दर्द दे रहा है। हमले में सबसे ज्यादा 12 जवान उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं। उत्तराखंड, बिहार और झारखंड ने भी अपने जिगर के टुकड़ों को खोया है। तो देश का हर नागरिक, देश का हर व्यक्ति इस वक्त यही मांग कर रहा है कि इस घिनौने कारनामे का, जिस तरीके से कायराना जो हरकत है, हमारे सैनिकों को निशाना बनाया गया, जो सैनिक, जो जाबाज हमारे शहीद हो गए, उनकी शहादत का बदला लिया जाए। पाकिस्तान के साथ लंबे समय से भारत के जिस तरह के जो क्लैशेज चल रहे हैं, केवल एक ही मुद्दे पे नहीं है, कई और मुद्दों पर भी भारत के पाकिस्तान के साथ क्लैश है, लेकिन और लगातार हमले हो रहे हैं। ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले उरी की घटना है, और लगातार चाहे वो अमरनाथ जा रहे यात्री हो, उनको निशाना बनाने की बात हो, कई ऐसे हमले हुए हैं बड़े, जो कि जिनके बाद ये मांग उठी कि पाकिस्तान या कश्मीर का कुछ ऐसा इस बात पे बात की जाए, इसका इलाज किया जाए, इस मुद्दे को हल किया जाए कि आखिर कब तक हमारे सैनिक इस तरह शहीद होते रहेंगे। इस मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा से वीरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस से संगीता गर्ग जी हैं, और विदेश मामलों के वरिष्ठतम जानकार, जो कि किस तरह से विदेश नीति का एक होनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए, इस पर काफी अपनी बेहतर राय रखते हैं, किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा जो सवाल है किरोड़ी जी आपसे ही है, पाकिस्तान के साथ अभी जैसे ही ये घटना होती है, देखिए जब कश्मीर में अगर कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर सीधे आतंकवादियों को जोड़ते हुए पाकिस्तान के साथ हम उसको जोड़ते हैं कि पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकवादी हैं, जो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, वो आतंकवादी, या कश्मीर के जो लड़के वहां जाके उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग लेते हैं, वो उन लोगों ने जो कारनामे को अंजाम दिया है। अब बात की जा रही है युद्ध की, तो क्या इस तरीके से जो हमारी विदेश नीति है पाकिस्तान के साथ, आप क्या देखते हैं कि केवल युद्ध हल है? क्योंकि युद्ध तो अब दो न्यूक्लियर स्टेट हम लोग, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे युद्ध तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो जिस युद्ध की बात है वो अलग स्थिति हो जाती है। आप किस तरह देख रहे हैं इस स्थिति को? देखिए सुधांशु जी, आज जिस तरह से पूरा भारत का समाज गुस्से में और बदले के सैलाब से उबल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के विरुद्ध पूरा भारत एक साथ खड़ा है जी। लेकिन ऐसी स्थिति में ये तो दुख की बात है, केवल परिवार के लिए नहीं, जो शहीदों के परिवार हैं, पूरे देश के लिए। लेकिन हमें ठंडे दिमाग के सोच के हमें ये करना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसी घटना नहीं हो, और जो ये हुआ है इसका हम किस तरह से क्या करें, सोचें, आगे के लिए सोचना चाहिए। सोचने में हम देखें, आवाम चाहे हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, अमन और ईमान से जीना चाहता है। हिंसा कहीं भी किसी चीज का समाधान नहीं है, किसी के द्वारा भी हिंसा हो। और अगर बदले की आग जिस तरह का जनसैलाब है, वो भी एक समाधान नहीं हो सकता। महात्मा गांधी एक चीज कहते थे कि आई फॉर एन आई, होल वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड वन डे। तो आंख के बदले आंख, सैनिक के बदले सैनिक, ये समाधान नहीं है। हमें कोई न कोई समाधान तो निकालना ही होगा। तो आप कहेंगे विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? तो हम कश्मीर की संस्कृति देखें, महाराजा के टाइम में भी 5 वजीरात होते थे और महाराजा के विरुद्ध विद्रोह होता था, हिंसा होती थी। तो ये कोई नई संस्कृति नहीं है, वो संस्कृति तो है। लेकिन अब जिस तरह की हिंसा बढ़ रही है वो पाक समर्थित है, और पाकिस्तान और भारत का एक ऐतिहासिक संदर्भ है, एक सामाजिक संदर्भ है, और उसमें भारत और पाकिस्तान की दोस्ती नियर फ्यूचर में संभव नहीं है। तो अब हम क्या करें? पाकिस्तान हमारी हर कमजोरी का, चाहे वो पंजाब में हो, कश्मीर में हो, कहीं भी वो फायदा उठाएगा, क्योंकि अनईजी नेबर है, स्ट्रेंज रिलेशन है, वो फायदा उठाएगा पाकिस्तान। उसको केवल ब्लेम करने से समाधान नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? आपने जैसा कहा युद्ध विकल्प है, युद्ध विकल्प आज के सभ्य समाज में नहीं हो सकता। दोनों न्यूक्लियर राष्ट्र हैं, हम कन्वेंशनल वार में हो सकता है पाकिस्तान को जीत लें, लेकिन पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट है, हम फेल्ड स्टेट आज नहीं कह सकते पाकिस्तान को। और विश्व जो ओपिनियन है, मत है, वो कुछ लोग पाकिस्तान के साथ भी जाएंगे, कुछ देश जाएंगे। तो युद्ध एक विकल्प नहीं है, लेकिन जन सैलाब युद्ध के लिए तैयार है, जन सैलाब चाहता है, और जन सैलाब की सुनामी ऐसी है कि पूरे नेतृत्व को या सिस्टम को तहस नहस कर सकती है। तो हम क्या करें?
तो मुझे लगता है कि दो विकल्प हैं हमारे सामने। हमारी इंटेलिजेंस में कहीं न कहीं चूक है, हमें इंटेलिजेंस को और अधिक मजबूत करना चाहिए। हम किस तरह से करें ये व्यवस्था को सोचने की जरूरत है, लेकिन हमारी जो गुप्तचर एजेंसीज हैं उनको बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और उसको और ज्यादा रिवॉर्म करें, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। केवल ऐसे नहीं, रिसोर्सेज भी होने चाहिए, कहने से नहीं। दूसरा हमारी डिप्लोमेसी है, उसको हम और अधिक मजबूत करें। तो दो ऐसे विकल्प हैं जिनके द्वारा हम अपने इस तरह की स्थिति को रीअकरेंस से रोक सकते हैं और पाकिस्तान से डील कर सकते हैं। युद्ध के द्वारा नहीं डील कर सकते और बातचीत का रास्ता हमें हमेशा खुला रखना चाहिए। कितनी भी बड़ी घटना हो जाओ, ये नहीं कहना चाहिए कि बात नहीं होगी, क्योंकि बातचीत तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। तो हम क्या करें? इसके लिए हमारे को कूटनीति को मजबूत करना है, हमारी गुप्तचर एजेंसी को मजबूत करना चाहिए। अगर कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपनी गुप्तचर एजेंसी को, कूटनीति को मजबूत नहीं करेगा तो कितनी बड़ी सैनिक शक्ति हो, वो अपने आप को एक समर्थ राष्ट्र नहीं बना पाएगा। तो जो सभ्य राष्ट्र के विकल्प हैं, दो विकल्प हैं और ये लॉन्ग टर्म विकल्प हैं, धीरे धीरे होते हैं। आज शुरू करेंगे तो इसके रिजल्ट 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद आएंगे। तो एक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। हो सकता है की होगी, हमारी सरकार ने भी सोचा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कूटनीतिक एफर्ट्स भी नहीं हो रहे हैं, पर्याप्त इंटेलिजेंस भी नहीं है, और इंटेलिजेंस है तो दूसरे राष्ट्रों की इंटेलिजेंस भी कहीं उसको पेनिट्रेट करेगी, क्यों? काउंटर वेलिंग फोर्स भी इंटेलिजेंस में उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम दूसरे देशों की इंटेलिजेंस के साथ हमारी इंटेलिजेंस को, जहां मित्र राष्ट्र हैं उनसे कुछ शेयर करें, सब कुछ नहीं, कुछ शेयर करें, और जो हमारे राइवल हैं या हमारे से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, उनकी इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस को कहीं पेनिट्रेट नहीं करे। इस तरह का हमें मजबूत एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म नीति होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म नीति और स्ट्रेटेजी हम दोनों में वीक हैं सुधांशु जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह जो बात आपने कही है उसको अपने आप बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जहां पर हमें घेरने की कोशिश करनी होगी और बातचीत का रास्ता खुला रखना होगा। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से है। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा, निश्चित तौर पर एक प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री के सामने ये घटना हो जाए कि उनके देश के जवान शहादत हो जाए, तो उन्होंने ये बात को सीधे संकेत दिया कि जो कल्प्रिट हैं, जो कि जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब क्या राजनीतिक स्तर पर, पॉलिसीज के स्तर पर, आपने किरोड़ी सिंह जी को भी सुना, क्या फ्रेमवर्क किया जाएगा? क्या उन सबको चीजों को बदलाव किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि एक सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, देखिए कश्मीर या तो कश्मीर को हम अपना अभिनंग मानते हैं, तो कश्मीर में जाके हम युद्ध को छेड़ नहीं सकते, कश्मीर में जाके हम युद्ध की स्थिति पैदा नहीं कर सकते हैं। वहां जाकर उन लोग ये भी नहीं कह सकते कि हम सारे कश्मीर, जब हम युद्ध करेंगे तो ठीक है, अगर कश्मीरी मारे जाएं तो मारे जाएं, ये स्थिति पैदा नहीं हो सकती। जो कश्मीरी अलगाववादी नेता हैं, उनके प्रति जो हमारी बीच में कभी गर्म, कभी नरम, कभी गर्म दल की जो नीति है, वो भी अब पॉलिसी काम नहीं कर रही है। तो क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जाएगा? जी देखिए, आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपने हिसाब से स्थिति और परिस्थिति के अनुसार कश्मीर की समस्या को लेकर कार्य किया। और मैं कहना चाहूंगा पूर्ण विश्वास के साथ कि भारत की इंटेलिजेंसी और सेना हो पूर्ण रूप से हर कार्रवाई के लिए सक्षम है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन गया है। जहां तक बात है इंटेलिजेंसी की, तो चाहे अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सब जगह आपने देखा होगा कि इन वर्षों में आतंकवादी गतिविधियां सभी जगह देखने को मिली है। तो ये कुछ परिस्थितियां होती है जिनमें इंटेलिजेंसी सही का इनपुट सही नहीं मिल पाता, लेकिन जो भी है, पूरा देश आज इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए एक साथ है और पूरा देश जवाब देने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और पूरा देश चाहता है और पूरा देश देख भी रहा है कि सरकार ने चाहे कूटनीतिक रूप से हो या दूसरे रूप में हो, इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए जवाबी तैयारियां कर ली है और जवाब भी दिया है। आपने देखा होगा, चाहे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया गया है, और जितने भी भारत में जो विदेशी राजनयिक थे, 25 राजनयिकों को बुलाकर और इस हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत उन्हें दे दिए गए हैं। और भी जो भी कार्य हो सकता है कूटनीतिक रूप से, वो सरकार ने किया है। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, स्पष्ट किया है कि इस बार कार्रवाई होगी और खून के एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। समय, स्थान, लेकिन और पाकिस्तान के लिए पॉलिसी देखिए क्या था कि पाकिस्तान के साथ कभी बातचीत के रास्ते खुले थे, कभी बातचीत के रास्ते बंद हो जाते थे। हमारे प्रधानमंत्री, देखिए पॉलिटिक्स की कतई बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी
वहां गए, ये भी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने एक प्रधानमंत्री का किसी दूसरे से पड़ोसी देश में जाना जहां से उनको लगता है कि रिश्ते सुधर सकते हैं, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। मुद्दा यह है कि अब हम एक नीति पे वर्क करेंगे कि क्या हम जैसे बातचीत के रास्ते तो खुले रखना, आप ये मानते हैं कि बातचीत के रास्ते हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि क्या हम केवल एक अनकंवेंशनल युद्ध में जीतकर ये समस्या का हल कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है और पुनः कहना चाहूंगा कि जो भी हो सकता है कूटनीतिक रूप से या दूसरे रूप से, जो भी सरकार हर संभव जो भी कोशिश है वो कर रही है, और आगे भी इस समस्या के निदान के लिए जो भी करना उचित समझेगी वह सरकार अवश्य करेगी। जी संगीता जी, देखिए चूंकि आप आज सत्ता में नहीं है, लेकिन आपकी सरकार भी लंबे समय तक सत्ता में रही है, हिंदुस्तान की सत्ता में सबसे ज्यादा कांग्रेस रही है, उस दौरान भी पाकिस्तान की जो समस्या है, कश्मीर की जो समस्या है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई, और कश्मीर की जो समस्या लगातार ज्वलंत रही है, कई मौके ऐसे आए हैं जब आपकी सरकार में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो क्या अब आपको एक, जैसे राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि भाई इस मौके पर हम सरकार और सेना के साथ हैं, ये बेहद अच्छी बात है, लेकिन अब आप चूंकि पॉलिटिकल पार्टियां सब सर्वदलीय बैठक भी हुई, क्या इस विषय में अब आप सोच रहे हैं कि नहीं अब पाकिस्तान के प्रति एक पॉलिसी करनी पड़ेगी हम सबको, अगर सरकार डिसाइड करती है कोई एक पॉलिसी जिसपे हम सब एक साथ बात करेंगे कि हाँ अगर बात करनी है तो बात करी जाएगी, अगर नहीं करनी तो नहीं करी जाएगी? सुधांशु जी, सर्वप्रथम तो मैं सीआरपीएफ जवानों की शहादत के लिए कुछ चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ। लाखों सलाम मेरे वतन के जवान पर, जब तक जरूरी वो खेला जान पर, जब से आपने कहा दुनिया को अलविदा, टूटी हो जैसी उसी हिंदुस्तान पर, लफ्ज़ वतन परस्त की तुम ही दलील हो, सब कुछ लुटा दिया है तिरंगे की शान पर, कर दे वतन के नाम तू मजहर जिंदगी, कर दे वतन जिंदगी, चर्चा तेरी शहादत की है हर जुबान पर, चर्चा तेरी शहादत की है हर जुबान पर। मैं समस्त वीरों की शहादत को कोटि कोटि प्रणाम और सादर वंदन और नतमस्तक होती हूँ, और उन वीरों की शहादत के लिए आज हमारा पूरा देश एकजुट है। और राहुल जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति की चर्चा का विषय नहीं है। आज पूरा देश एकजुट होकर सरकार और सेना के साथ खड़ा है। जो भी सेना और सरकार जो भी निर्णय लेगी देश हित में लेगी, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वाकई में जो एक कायराना हमला आतंकियों द्वारा सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर किया गया है, कोई शब्द नहीं है इसके लिए कहने के लिए कि ये ऐसा कायराना हमला जो हमारे देश के एक एक नागरिक के हृदय को रौंद देने वाला था। क्रोध, कुंदन और ज्वाला आज देश के हर एक नागरिक के मन में, और निश्चित रूप से देश का हर एक नागरिक चाहता है कि इस चुप्पी से अब कुछ नहीं होगा, चुप्पी तोड़नी होगी और उनको जवाब देना होगा। देखिए, वक्त है कि उनको इस बात का एहसास हो कि देश कहीं पर भी कमजोर नहीं है। और जी इसका जो आपने सुधांशु जी खुद ये बात कही कि पहले भी ऐसे हमले हुए हैं और देश ने इस बात का जवाब दिया है, तो आज वो समय भी है कि जहां देश के कोने कोने में बच्चा ना केवल बच्चा, मैं कहूंगी बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, हर एक व्यक्ति इस बात की पीड़ा को महसूस कर रहा है कि हमारा देश का जवान जो हमारी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और सीमा पर सर्दी, गर्मी, बरसात और हर एक उस ऋतु को सहन करते हुए हमारे देश की रक्षा करता है। अगर हमारे देश के सेना के जवानों के साथ इस तरह की वारदातें हैं, ये होती है, तो हम पूरा देश परिजनों के साथ खड़ा है, परिजनों के दुख की इस पीड़ा में खड़ा है। और राज्य सरकार ने भी ये एक बात स्पष्ट रूप से कही। एक चीज मैं जानना चाहता था आपसे कि जैसा वीरेंद्र शर्मा जी ने कहा, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सर्वदलीय बैठक हो रही है। देखिए, यहाँ पर बात है, यहाँ पर राजनीति की कतई बात नहीं है। तो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि पहले क्या आप देखिए, ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की एक पॉलिसी अपनी अलग, बीजेपी की एक पॉलिसी अलग, कश्मीर को लेकर अलग बातें, कश्मीर को नेताओं के साथ अलग, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी, कभी यारी, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आप ये डिसाइड तो करना पड़ेगा कि क्या अलगाववादियों से हम बात करेंगे, हम पार्टियां, क्या कांग्रेस, ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी कहेगी हम करेंगे, कांग्रेस कहेगी हम नहीं करेंगे। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क बड़ी जरूरत हो गई है अब कि आप सब लोग एक तरीके से सोचने, इस विषय में सोचें, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। निश्चित रूप से सुधांशु जी आप सही कह रहे हैं कि कब तक देश बर्दाश्त करेगा।
आप देख रहे हैं कल से पूरे देश में एक माहौल सा बन गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर बंद की आज देखिए आप पूरे देश में बंद का माहौल था जी। कहने का मतलब ये है कि देश का हर एक नागरिक इस पीड़ा से गुजर रहा है और इस पीड़ा का जवाब क्या है ये हमें तय करना है। और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्वदलीय बैठक हुई है, सबने ये कहा है कि हम सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। सरकार जो निर्णय लेगी, सेना जो निर्णय लेगी, हमें मंजूर है, लेकिन इसका अंत तो हमें करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से आप करना चाहें, पॉलिसीज बनाकर करें, किसी भी तरीके से करें। हमारा जो पूर्ण रूप से समर्थन है वो सरकार और सेना के साथ है और हम चाहते हैं, पूरा देश ये चाहता है कि उनको इसका जवाब मिलना चाहिए। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। श्याम जी, इस घटना के बाद पूरा देश ही लगभग इस घटना को जिस तरह की निंदा करी जाए, कड़ी निंदा की जाए, उतनी ही कम है, कायराना हरकत है। लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं कि अब जो स्थिति है किस तरफ जा रही है? देखिए, अटैक का मॉड्यूल तो भी बदला गया है, पहले भी आईईडी अटैक हुए, लेकिन चीजें ऐसा नहीं है कि आसान हुई है, चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं। चीजें वहां पर जो हमारे जवान हैं उनके लिए भी एक तरह का ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए सुधांशु जी, परिस्थितियां बहुत कठिन है और कठिन परिस्थितियों में सरकार और सेना को आज आजादी के साथ कार्रवाई करने के लिए छूट दी है, एक अच्छी पहल है। मैं मानता हूं क्योंकि युद्ध कोई अंतिम निर्णय नहीं होता और युद्ध करने से कोई हमारा और आपस में समन्वय हो जाएगा, ये संभव नहीं है, जिससे तो समस्याएं बढ़ेगी। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की पॉलिसी को किस प्रकार से प्रचारित करें और पाकिस्तान को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से दबाने का प्रयास करें, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज युद्ध करने से कोई हमारे न हमको फायदा होने वाला, न पाकिस्तान को फायदा होने वाला। हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी रहेगा, पड़ोसी खत्म नहीं किया जा सकता। कायराना हरकत हुई है। अब जिस प्रकार से, क्योंकि ये हरकत में कुछ हमारी भी कमियां रही, ये जरूरी नहीं कि हम पूरी तरह से सतर्क थे। जब ये पता था कि वो नेशनल हाईवे है और हमको चेकिंग सघन करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। उसी का परिणाम था कि आपके पास वो कार आकर के भिड़ती है और फिर ये विस्फोट हो जाता है और हमारी इतनी बड़ी क्षति हो जाती है। देश के इतने युवा जवान शहीद हो जाते हैं, जिनके घर परिवार में जिस प्रकार से पूरे देश में त्राही की स्थिति हो गई है। कोई 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा अपने बाप के पार्थिव शरीर को मकवान नहीं दे रहा है, कोई 1.5 साल की बच्ची है, किसी की शादी होने वाली थी। ये सब परिस्थितियां पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला है, और आप देखिएगा हर जगह नागरिक बड़े क्रोधित है, लेकिन इस क्रोध होने से या नागरिक के इस तरह की करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन सबक सिखाने के लिए ये नहीं बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि जल्दबाजी में युद्ध करने का बहुत बड़ा खर्चा इस देश के ऊपर भी आएगा, उसमें भी आएगा, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा। हमने कारगिल का युद्ध देख लिया, कारगिल युद्ध में किस प्रकार से हम पीड़ा झेलनी पड़ी और कितने शहीद हुए थे लोग। आज की स्थिति में भी, क्योंकि अब युद्ध पहले वाला नहीं होता, 71 और 65 की लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई अलग तरह की लड़ाई होगी, जिसमें कि हम क्षण भर में बहुत सारी चीजें तबाह हो जाएगी। इस तबाही को रोकने के लिए निश्चित रूप से हमको विदेश नीति बहुत कारगर तरीके से बनानी, क्योंकि हमने अब साफ कह दिया कि हमारा नेवरेस्ट था देश, उसका दर्जा समाप्त कर दिया। हमारे आपसी लेन देन जो व्यापार था अब नहीं होगा। तो ये सारी चीजें की है। आज पाकिस्तान ने भी अपने सीमाओं पर सेना बढ़ाई है और बढ़ाई है, तो ये सारी चीजें होगी जरूर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किस प्रकार से पाकिस्तान को ये प्रचारित करें कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, इसको कैसे रोका जाए, इस पर मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। बिल्कुल, आप जिस तरह से आपने ये बात कही है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, उनको फ्रेमवर्क करना होगा, उस पर काम करना होगा और विदेश नीति को उस स्थिति में ले जाना होगा कि हम उसका पाकिस्तान को केवल युद्ध की मुद्दा नहीं है, दूसरी पॉलिसी से जवाब दे सकें। वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर का। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से स्थितियां जो बन रही हैं, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, आतंकवादी लगातार हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान से उन्हें समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहता है कि भारत में ये स्थितियां बनी रहें और कहीं ना कहीं वो उनको अस्थिर करना चाहता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ केवल युद्ध ही इस मुद्दे का हल हो पाएगा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर भारत काम कर सकता है और आने वाले समय में पाकिस्तान को उसकी इस तरह की चीजों का जवाब दे सकता है। किरोड़ी सिंह जी, जब भारत ने अभी जो MFN जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं चोट करने की कोशिश की गई कि भाई पाकिस्तान को हम एक तरह से बेइज्जती करने की भी, दूसरी जो देश हैं जो व्यापार करते हैं पाकिस्तान के साथ भी, और जो वर्ल्ड ट्रेड फेडरेशन है वहां भी एक संदेश है। क्या इस तरह के जो उपाय हैं और भी चीजें होंगी जहां विदेश नीति में इनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अलग अलग, वो कौन से आप मोटे 5 उपाय देख रहे हैं? देखिए सुधांशु जी, मुझे नहीं लगता कि MFN का स्टेटस विड्रॉ करने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जी। भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड होता है, दुबई और अरब कंट्रीज से होता है, वो महंगा जरूर पड़ता है लेकिन होता है। तो इससे कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा इससे। तो हम क्या करें पाकिस्तान के लिए? तो हमें यहाँ पाकिस्तान और इस तरह की गतिविधियों के लिए क्या करें? हमें 2 pronged स्ट्रेटेजी, क्योंकि कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनमें पाकिस्तान के कम है, हमारे नागरिक बहुत हैं, हमारे नागरिक हैं। तो उनको हम कैसे रोकें, कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, कैसे भारत को अपना वो देश समझें, इस तरह की कोई इनको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान को आइसोलेट करने के साथ साथ। तो 2 स्तर पे हमें काम करना चाहिए। पाकिस्तान उनको इंस्टिगेट कर रहा है, पाकिस्तान हमारे होस्टाइल कंट्री है, तो वो डेफिनेटली हमारे जहां भी वल्नरेबल पॉइंट होगा वहां उसको एक्सप्लॉइट करेगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो एक तो हमें हमारे आंतरिक मामलों में कश्मीर को लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई नीति बनानी चाहिए, राष्ट्रीय नीति, जिससे हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करें। पहले हुए हैं प्रयास, बहुत से प्रस्ताव भी आए हैं, कांग्रेस के टाइम पे भी हैं, अटल जी के टाइम में अटल जी ने जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात की है। ये सब प्रयास हुए हैं लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि आगे का प्रयास सफल नहीं होगा। हमें एक तो वो प्रयास करना चाहिए। दूसरा यह कि पाकिस्तान जो सपोर्ट देता है उनको, उसको हम कैसे कंटेन करें, ये है। और कंटेन करने का युद्ध कभी भी विकल्प नहीं है, युद्ध से कंटेन नहीं होगा, क्योंकि आज की स्थिति है वो डेंजरस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। तो जो खतरनाक स्थिति है उससे तो आप डील कर लें, लेकिन जटिल से डील करना बड़ा मुश्किल होगा। उसमें लॉजिक, काउंटर लॉजिक और अलग अलग तरीके की बहुत सी चीजें आ जाती हैं, वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करने का प्रयास किया, पाकिस्तान ने और ज्यादा रिएक्ट किया, और नेचुरली पाकिस्तान सोवरेन स्टेट है, रिएक्ट करेगा। हम कोई भी एक्शन लेंगे उसका रिएक्शन भी होगा उधर, तो पाकिस्तान के साथ कुछ दुनिया के देश भी साथ होंगे। तो ये तो स्वाभाविक स्थिति है। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है उसको हम मजबूत करें, और मुझे लगता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस है उसमें कोई कोऑर्डिनेशन और समन्वय भी उतना जितना होना चाहिए उतना मुझे नहीं लगता है। केवल रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे कश्मीर में या इंडिया के दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है उसके लिए हमारी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस है, राव वगैरह, इनमें कितना कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि जैसे हमने ऐसी कुछ मैकेनिज्म बना रखे हैं जिसमें सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है, बातचीत होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन उन कॉन्फ्रेंसेज में कोई कॉन्क्रीट चीज उभर के नहीं आती, कोई इनोवेटिव चीज निकल के नहीं आती। वो रूटीनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव बात होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होती है, उस तरह की मीटिंग होती है। अपने यहाँ जयपुर में भी मीटिंग होती है सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस की, बॉर्डर को लेके। तो हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इनको मजबूत करना चाहिए, जिससे हम जटिलता की स्थिति है उससे हम डील कर सकें। आपकी बात जो आपने कहा जटिल है, ये स्थिति अब एक तरह की कॉम्प्लेक्स बन चुकी है, मतलब जटिल स्थिति है, उससे निपटना। लेकिन एक चीज है कि आप बात देखिए अलग अलग तरह के उपाय की, भाई इस तरह की चीजें आ रही हैं कि हमें MFN का दर्जा वापस ले लिया। पाकिस्तान को लगातार जब हमको आतंकवादी या मसूद अजहर उसके जो समर्थित आतंकवादी ग्रुप हैं जो वहां पर रह रहे हैं, तो वहां पर चाइना अड़ंगा लगाता है, अमेरिका
कहता तो है कि पाकिस्तान के लिए बात तो करता है कि ये आतंकवादी देश है, या इस तरह की जब ट्रंप के आने के बाद से स्थितियां ज्यादा बनी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी खबर आती है कि इतने $, इतने $1,000, इतने करोड़ों डॉलर की या लाखों डॉलर की राशि पाकिस्तान को दी जा रही है। देखिए ये सब चीजें भी तो एक तरह का प्रभाव, बात तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उसको एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना चीज को। हर राष्ट्र का अपना हित होता है, अपनी नीति होती है, उस नीति के अकॉर्डिंग बात करते हैं। बात क्या करते हैं, एक्शन क्या होता है, व्यवहारिकता क्या होती है, इनमें अंतर होता है, हर देश में होता है। चीन में भी होगा, अमेरिका में भी होगा। हमें ये चीजें मान के चलना चाहिए। हम ये नहीं मानेंगे चीन कोई आदर्श स्थिति में रहेगा, अमेरिका आदर्श स्थिति में रहेगा, लेकिन चीन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इतना है कि चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद ज्यादा हो, तो चीन को उससे नुकसान हुआ। चीन के इंजीनियरों को भी वहां मारा है, तो ऐसी स्थिति में चीन नहीं चाहता कि वहां आतंकवाद हो। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान को जितना ज्यादा कॉर्नर करेगा, पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि हमारा राष्ट्रवाद उतना ही मजबूत होगा। मान लीजिए भारत ने पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया, पाकिस्तान अपने ही वेट से कोलैप्स हो जाएगा, बलूच है, पख्तून है, तो पाकिस्तान को हम उल्टा मजबूत भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्प्लेक्स स्थिति है, इसमें डील कैसे करें? तो डील करने में का एक ही तरीका है कि हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ हम अपना एक इस तरह का नेटवर्क बनाएं, और दोस्त का मतलब जो दोस्त राष्ट्र हैं जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो हमारी जो विदेश नीति है, कूटनीति है, और जो हमारी इंटेलिजेंस है, इन सब में एक अच्छा सामंजस्य बना के कुछ करें। क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि अगर हिंदुस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारा राष्ट्रवाद मजबूत हो जाएगा। उल्टा हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान पे अटैक करेगा, पाकिस्तान राष्ट्र को खतरा है। तो अगर उससे हम चाहते हैं समाधान, तो समाधान नहीं होगा। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हम मिटा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प है कि हम हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको अधिक से अधिक मजबूत करें, कूटनीति को मजबूत करें, और विदेश नीति को उसमें सामंजस्य बैठाएं। मुझे लगता है आज भी कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए, वो अभी भी बहुत कम लग रहा है। उसमें एक्सपर्ट का रोल बहुत कम होता है। कई बार क्या वो हमारी परंपरा है प्रशासन की कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ज्यादा हावी हो जाते हैं, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में है, दूसरों एक्सपर्ट को हम आइसोलेट कर देते हैं। दूसरे जो विकसित देश हैं वहां एक्सपर्ट का रोल ज्यादा होता है। तो बहुत सी कमियां हैं, हमारी इंटरनल कमियां हैं, हमें उनको सुधार के कश्मीर में एक सोशल कैपिटल जनरेट करनी चाहिए। सो कश्मीरियों को हम कश्मीरियत के साथ हिंदुस्तान में कैसे अच्छी तरह विश्वास दे सकें, वो प्रयास हमें करना चाहिए। वो एक दिन में नहीं होगा, एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। अटल जी ने किया है, उसके बाद भी प्रयास हुए, और उसके बाद जो प्रयास होके एक यहाँ से कमेटी गई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कई बार हम क्या है कि राजनीतिक कंसिडरेशन के वजह से हम उस कमेटी ने, उस पार्टी ने किया है इसलिए हम ये नहीं करेंगे। इसमें राष्ट्र का सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं है। अगर अटल जी ने अच्छा किया, या मनमोहन सिंह जी ने अच्छा किया, या मोदी जी ने अच्छा किया, तो वो सबका अच्छा है, राष्ट्र का अच्छा है। तो उस दिशा में हमें सोचना चाहिए। लेकिन जब ये शांति का वातावरण होता, आज पूरा राष्ट्र उबला हुआ है, सब एक साथ हैं, जो शांति की स्थिति आई और सब बिक्री हो जाता है, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये दूसरी पार्टी है। तो इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे हम कश्मीर को भी लें और फॉरेन पॉलिसी को भी लें। कश्मीर हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी का पार्ट है, कश्मीरी हमारे नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो भारत के नागरिक नहीं है या पाकिस्तान के नागरिक हैं। तो हमें ऐसी एक राष्ट्र की नीति बनानी चाहिए, उसमें सब दलों का योगदान होना चाहिए, और एक्सपर्ट का योगदान होना चाहिए, प्रशासन का होना चाहिए, और मिलिट्री का भी होना चाहिए। तो एक ऐसी राष्ट्रीय नीति हमें बनानी चाहिए। वो राष्ट्रीय नीति अभी नहीं उभर रही है। अगर वैसी उभरे तो कुछ प्रयास होंगे, सफलता मिलेगी। एक दिन नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल में हमें सफलता मिल सकती है। मैं और इस मामले में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी वीरेंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उसके लिए प्रॉपर, देखिए कश्मीर जो युवा हैं, वहां के जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, जिन लोगों के मन में भारत के प्रति भावना नहीं है कि वो हमारा देश है, या अलग होने की जो भावना है, कहीं ना कहीं सरकार को करती है ये प्रयास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अब हमें उनके साथ और जुड़ना महसूस कराना होगा, और प्रयास करने होंगे? इस पर सरकार और भी काम करेगी आगे, या फिर ये लगता है कि नहीं, इनको तो दबा के ही ये समझ पाएंगे? जी देखिए, सरकार ने कश्मीर में जो भी कार्य किए हैं बहुत अच्छे से कार्य किए हैं। आपने देखा होगा कि ये जो घटना रही, इसके पीछे क्या क्या कारण मान सकते हैं आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत जो प्रगति कर रहा है उसको बाधित करने के लिए आतंकवादी कार्य कर रहे हैं।
या फिर जिस हिसाब से कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पछाड़ा है, वहां खत्म किया है, उसका बदला लेने के रूप में भी इस कार्य को आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने कश्मीर में जो भी हो सकता था वह कार्य किया है, और चाहे हमारी कूटनीति रही हो, चाहे हमारी वैदेशिक नीति रही हो, सभी जगह हम मजबूत हैं और पूर्ण मजबूतता के साथ हमने कार्य किया। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार, चाहे यह जो घटना हुई है उसके ऊपर हो या चाहे कश्मीर के विकास के लिए हो, भारत सरकार अच्छे से कार्य कर रही है और आगे भी देश की सुरक्षा के लिए। ये तो आप मानते हैं ना कि इसमें आगे भी लगातार काम करना होगा, कि ये कोई जिस तरह से जो हालात हैं विकास का एक हमें ये नहीं भूलना होगा कि ये है तो हमारे देश का पार्ट, इंटीग्रल पार्ट है। जब हम मानते हैं इंटीग्रल पार्ट है तो उसमें आगे लगातार हमको काम करते रहना पड़ेगा। उनका रुझान हमारी तरफ कैसे आए, वो हमारे हिंदुस्तान को कैसे पहचान पाए, वो सब चीजों पर लगातार काम करना होगा। जी देखिए, आजादी से लेकर अब तक जितने भी सरकारें आई उनकी कोशिश यही रही कि कश्मीर का विकास संपूर्ण विकास हो, वहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, वहाँ के आवाम को शांति मिले, वहाँ की किसी प्रकार की ऐसी समस्या ना हो जिससे आतंक पनपे। लेकिन पड़ोसी देश है, वो चाहता है कि भारत जो विकास कर रहा है वह बाधित हो और भारत कभी भी शांत देश ना रहे। तो ये कई सारे विषय हैं जिनकी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार सरकार कार्य करती है, और मैं समझता हूं कि भारत इसमें पूर्ण रूप से सक्षम है। चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे दूसरी की समस्या हो, कूटनीतिक या दूसरे तरीके से जैसे भी जवाब देना होगा। हम भारत सदैव शांति में विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो हम उसका जवाब देने में पूर्ण रूप से सक्षम है और देंगे भी। जी संगीता जी, यही देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये लगातार, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क आप लोगों को ही करना है और आप लोगों का ही दायित्व होगा। जब सरकार जिसकी भी आएगी उसको ये चीजें झेलनी पड़ेंगी, और पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है इस पे, क्योंकि बार बार अगर कोई नेग्लिजेंसी बरती जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके खामियाजा शहीद जो जवान है हमारे वो नहीं भुगतेंगे। तो इस पे अब आप गंभीरता से, चूंकि देखिए लग रहा, क्योंकि ये मांग है लोगों की। अब सुधांशु जी देखिए, आतंकवाद देश के लिए विकट समस्या बन चुका है, और मैं तो ये कहूंगी कि विकट समस्या नहीं, अपितु इसने विकराल रूप जो धारण किया है वो सबके सामने किस तरीके से एक विकराल रूप धारण करके जिसकी परिणति हमारे सामने आई है। किसी को इस बात का एहसास और आभास भी नहीं था कि जो हमारे जवान उस गाड़ी में जा रहे हैं वो अपने परिजनों का मुंह तक नहीं देख पाएंगे, और वो परिजन जहाँ उनके माता पिता, बच्चे और उनके परिजन इस बात का उनको बच्चों को एहसास भी नहीं था कि हम हमारे पिता का मुंह नहीं देख पाएंगे। तो एक ऐसी विकराल समस्या बन गई कि जिसके लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए। इनको शांत, मतलब इनकी जो हौसले हैं इनको निस्तनाबूद करने के लिए हमें कुछ तो करना हो पड़ेगा, अदरवाइज तो ये कर तो हम रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे फ्रेमवर्क पे हमको बात करनी होगी, बहुत सारी ऐसे मोर्चे हैं जहाँ पे संभालना होगा। तो मेरा यही सवाल है कि देखिए, अब पार्टी हित से ऊपर उठ के तो बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तभी मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ बार बार। हमने इस बात को पहले ही राहुल जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। अब जब सरकार में कोई आ जाए तो उसके बाद चेंज नहीं हो चीजें। देखिए, वो एक समय अलग था जब सत्ताधारी लोग कुछ और कहा करते थे, लेकिन हम इस चीज के लिए कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे देश को कोई तोड़ ना पाए। हमारा देश एक है और एकजुट है। समस्त राजनीतिक दल यहाँ पर ही निवास करते हैं, इसलिए समस्त राजनीतिक दलों से जो लोग हैं तो यहाँ इस देश के निवासी हैं। और हमारा देश एक है, ये दिखाने के लिए उन लोगों को जो विरोधी ताकतें हमें तोड़ना चाहती हैं उनको ये दिखाने के लिए नहीं, अपितु हम एक हैं, एक थे और आप हमें तोड़ नहीं सकते। तो ये चीज राहुल जी ने भी स्पष्ट रूप से कही है कि हम सेना के साथ और सरकार के साथ है। सरकार जो निर्णय लेगी, सेना जो निर्णय लेगी, हम सब एक साथ खड़े हैं, उस निर्णय में एक साथ खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा, चाहे पॉलिसी के माध्यम से करें, चाहे अन्य कोई ऑप्शन जो भी इसमें आप ले सकते हो उसके माध्यम से करें। लेकिन निश्चित रूप से आज देश जिस पीड़ा से, जिस क्रुदन से गुजर रहा है, उसके लिए कोई ना कोई निर्णय लेना आवश्यक है, और आतंकवादियों की जो हौसले हैं उनको पस्त करने की आवश्यकता है। श्याम जी, मेरा आपसे दो सवाल है। अहम सवाल ये है, देखिए, जब आपने बात कही कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, देखिए, और यही बात है ना, किरोड़ी सिंह जी भी कर रहे हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ठीक है, बहुत बार सूचनाएं आती हैं, बहुत बार सूचनाएं भेजी जाती हैं, अलग अलग जो सेना को भेजी जाती है और दूसरे जो फोर्सेज हैं उनको कोई थ्रेट होता है किसी प्रकार का। तो यहाँ इंटेलिजेंस की फेलियर तो देखिए दिखती है कहीं ना कहीं। वो जो कहीं ना कहीं
कुछ चीजें ऐसी रही हैं, लूपहोल्स हो गई हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। और जब हम इसके सेना के जानकारों को या उनके रक्षा विशेषज्ञों को भी, उनका भी लगातार यही कहना है कि इंटेलिजेंस का फेलियर। दूसरी चीज, जो अलगाववादी नेता है कश्मीर में, अलगाववादी नेता कश्मीर में लगातार कश्मीरियों को भड़काते हैं। उनका काम अपने यही है, क्योंकि उनका एक जो राजनीतिक वर्चस्व है वो उसी से बनता है, उसी से वो आगे अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम रख पाते हैं। क्या इस पर भी अब तेजी से काम होना चाहिए? क्योंकि हमारी सरकारें तो उनको सुरक्षा सब मुहैया कराती आई हैं, कहीं ना कहीं उनका जो नेटवर्क है, उनका नेक्सस है, वो टूटना तो चाहिए ना। देखिए सुधांशु जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस ही फेल हुई है। अगर समय रहते हुए तालमेल नहीं है, जैसे करोड़ सिंह जी ने कहा कि तालमेल नहीं, आपसी समन्वय की कमी का परिणाम हमने भोगना पड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको अपने सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर तरीके से हो और किस प्रकार से हमें समय से पहले सूचना मिले। ये समय से पहले सूचना, हमारी इंटेलिजेंस अगर समय पहले सूचना दे देती और सघन अभियान होता, चेकिंग होती वाहनों की, तो आज ये घटना घटने से रह जाती, लेकिन नहीं हो पाया। हम कह रहे कि नेशनल हाईवे पे तो बहुत सारे वाहन होते हैं, हम चेकिंग, लेकिन उस स्थिति में जो वहाँ क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ पर तो हमको सतर्कता बरतनी ही पड़ेगी, बरतने नहीं, जब हमने नहीं पड़ती तो आज इतना। देखिए अब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ रही है कि 140 या 135 आतंकवादी आज भी उस क्षेत्र में मौजूद है, जिससे 40 तो पाकिस्तानी है, बाकी भारतीय है। इस नेटवर्क को हम किस प्रकार से समाप्त करें, किस प्रकार से इसको पता लगाएं कि हमारे जो युवक हैं जो कि भटकाव के रास्ते पे चले गए, उसको हम किस प्रकार से अपने देश में वापस से अपने देश के प्रति उनको लॉयल बनाएं, किस प्रकार से करें वो बातें। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो 40 लोग जो बाहर के आतंकवादी आए हुए हैं हमारे इस जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, उसको खोज करके निश्चित रूप से खत्म करने की पॉलिसी, जिस प्रकार सेना को कहा है कि आप फ्री हैंड है। फ्री हैंड का मतलब ये है कि आप किस प्रकार से इन आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल लोग हैं, जो पाकिस्तानी है, उसको तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये घटनाएं बढ़ेगी। क्योंकि आप जैसे जैसे युवाओं को, अच्छे युवा, देखिए आप जो कि आतंकवादी कौन बन रहा है, आतंकवादी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन रहा, लेकिन पढ़ा लिखा, जिसके पास पैसे की कमी है, पढ़ लिख जाता है और पर युवा बेरोजगार होता है, उसको वो खर्च करके पैसा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, और फिर उसको ये तक सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा निश्चित है, तुम मरोगे तो तुमको इतना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ तय होता है। वो मानव बम की तरह उसको ले जाया जाता है। ये क्या है, कार में आपको मालूम है कि मैं जाऊंगा और भिड़ूंगा, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन बाद में जिसको नुकसान होना, नुकसान किया। तो इस प्रकार का जो खेल चल रहा है, पाकिस्तान हमारे निश्चित रूप से अस्थिरता पैदा करता है। आपने कहा कि पाकिस्तान को सहयोग अमेरिका क्यों करता है, उसको अफगानिस्तान का उपयोग करना है, अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान का उपयोग करता है, इसलिए वो करेगा। और चीन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए करता है। सही बात कहा कि हमने अभी व्यापार समझौता समाप्त किया है, उसको दर्जा देने की बात की, लेकिन वो सही बात है, दूसरी तरफ से ले लेगा वो तो, क्योंकि हमारे यहाँ से सीधा व्यापार नहीं करेगा तो दूसरी तरीके से हमारी वस्तु तो खरीदेगा। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति आज अच्छी नहीं है, बदहाल है। आप देखिएगा कि नवाब शरीफ थे और नवाब शरीफ के बाद इमरान बने, इमरान के बाद इमरान की कम चलती है, सेना की ज्यादा चलती है वहां पर। तो ये पुरानी स्थिति है कि सेना कंट्रोल करती है पूरे देश की सीमा का, देश की राजनीति किस प्रकार की होगी, क्या निर्णय होता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वहाँ लोकतंत्र होने के बावजूद भी सेना तंत्र ज्यादा मजबूती के साथ काम करता है, वो निर्णय करता है, उसको आपको वहां चलना पड़ता है। उस तंत्र से हम कैसे निपटे और किस प्रकार से हमारी नीति बने और किस प्रकार का, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी को खुला समर्थन विपक्ष ने दिया, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारा विपक्ष ये नहीं कह रहा कि हम आपके खिलाफ खड़े, कहा कि आज परिस्थिति ऐसी है कि देश पे संकट आया है तो सबके लिए संकट है वो, और संकट को निपटने के लिए आपको शासन को कहा गया है कि आप जो चूज करें, हम आपके साथ खड़े हुए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी बहुत जल्द नजदीक है। इसको देखते हुए जिस प्रकार का घटनाक्रम क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे राजनीतिक अस्थिरता नहीं हो जाए, इसलिए हमको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनेगी तो हमको चुनाव आगे कसकाने पड़ेंगे 6 महीने पहले। ये नहीं कि आप युद्ध भी कर लो और आप चुनाव भी करा लो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि क्योंकि लोकतंत्र हमारा बहुत बड़ा है और इसके अंदर हमारे चुनाव जो प्रकार का होगा उसको देखते हुए राजनीतिकरण किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल करें, इस नीति पे सरकार को बहुत संयमता से, बहुत मजबूती के साथ, सेना के अनुसार
निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, और निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे कि आतंकवादियों की गतिविधियों पर प्रहार तेज हो। हम उसको सेना इसलिए नहीं जाए कि सेना युद्ध करने जा रही है। सेना को कोशिश है कि जिस प्रकार से वहां सीमावर्ती इलाकों में जो गतिविधियां आतंकवादी चल रही है उसको किस प्रकार से तेजी से समाप्त किया जाए और उसको प्रचारित कैसे किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम उसको कहें कि पाकिस्तान हमारे को किस प्रकार की अस्थिरता फैला रहा है, तो हम ये सारी चीजें। जब उरी का जो मामला होता है, पठानकोट का मामला होता है, लगातार हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने ये घटना करी, और निश्चित तौर पर पाकिस्तान दिखता है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो सीधे सीधे आतंकवादी गिरोह वहां पर मौजूद हैं, आतंकवादियों के सरगना है वहां पर, लेकिन वो सबूत की बात करता है। फिर वो कहता है कि अब आप सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखिए, हम लोग उनको रखते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हमारे कहने को तो साथ है, लेकिन उनके आंतरिक हित जुड़े हुए हैं, इसलिए वो कहते हुए भी हम जो चाहते वो नहीं हो पाता है। अब हम नहीं ला पा रहे हैं, जो आतंकवादी हमारे मुंबई में जो शामिल थे उसको नहीं ला पाए, बाकियों में जो थे नहीं ला पा रहे। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किस प्रकार से पाकिस्तान को प्रचारित करें कि ये आतंकवादी पाकिस्तानी देश है, जिसे हमको किस प्रकार से काबू करने की तो बहुत सारी नीतियां बनाई पड़ी। देश हमारा बड़ा है, इसको कोई रो रहा है नहीं, हम बहुत सारी चीजें कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये है कि ये इसका समाधान फिर संभव नहीं है। संभव तो ये है कि बातचीत आज नहीं हो रही है तो हमको बाद में बातचीत का सिलसिला तो लाना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम बातचीत बंद कर दें, व्यापार बंद कर दें, सब कुछ ऐसा कर दें, उससे स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। ठीक होने के लिए हमको प्रयास ऐसे करने पड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे कि पाकिस्तान दबाव में आए और जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है उनके यहाँ, उसको कैसे कटो। वो भी दुखी है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान वहाँ पे भी रोज बम विस्फोट होते हैं, बहुत सारी चीज घटनाएं हुई है, वो भी दुखी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत मजबूती के साथ किस प्रकार से हमारे देश का जो हम कहेंगे कि देखिए हमारे यहाँ अस्थिरता फैलाई है या हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां बढ़ रही है, उसको प्रचारित करने के लिए हमको आज बहुत जरूरत है। नहीं तो हम आने वाले समय में युद्ध कर लेंगे तो कोई समाधान होने वाला नहीं है। मई में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले क्या होगा, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। बहुत आपकी पार्लियामेंट चलेगी नहीं, पार्लियामेंट पे इस पर चर्चा हो नहीं सकती, और होने के लिए आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ेगी, तो वो तो संभव नहीं हो रहा कि वन पार्टी मीटिंग बुला करके एक सरकार ने ये तो संदेश दिया कि हम विपक्ष को साथ लेके चलना चाहते हैं। उससे पहले जब आप देखिएगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो ये चीज नहीं की गई, ये कमी रह गई थी, उसका परिणाम सरकार ने भोगा, उसको प्रचारित करने में बड़ा अलग तरह। इस बार सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से बात कही और पार्टी मीटिंग हुई, और सबसे बड़े दल हैं कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो निर्णय करेगी हम उसका समर्थन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मायावती ने या बाकी दलों ने भी सरकार की गतिविधि को समर्थन किया है और कहा है कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़िए, पूरा देश उसके साथ है। तो ये एक अच्छा संकेत जाता है देश के लिए कि हाँ, हम सब एक होकर के ही किसी भी घटनाक्रम को मजबूती के साथ साथ देकर के आगे बढ़ सकते हैं। यही एक देश की खुशहाली के लिए बहुत बड़ी बात कही जानी चाहिए। हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, हम सब मजबूत रहे, इसके लिए निर्णय जो होगा वो एक फैसला संयमता से और बहुत सारी चीजों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी लेकर के निर्णय होना चाहिए। और पाकिस्तान की जो गलत गतिविधि हो उसको रोकने के लिए प्रहार तो करना ही जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रहार करना पड़ेगा। और जिस तरह से मामला जटिल है वो भी सारी चीजें इस पर देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि केवल सीधे युद्ध से नहीं सुलझ पाएंगे। वहां बातचीत भी होगी, वहां वैश्विक स्तर का दबाव भी देना पड़ेगा हमको। आइए आपको उन लोगों की बाइट सुनाते हैं जो शहीद हुए, उनके परिजन जिस तरह का दुख वो व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां उनके बनी हुई हैं आज, वो उन लोगों को सुनते हैं। इसकी अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। मुझे अपने भाई पर गर्व है। मैं पाकिस्तान से बदला लेना चाहता हूं, मेरे भाई के दुश्मनों से। मैं सरकार से ये चाहता हूं कि मेरे भाई का दुश्मनों से बदला लिया जाए। जो उन्होंने देश के लिए इतना किया, देश के लिए शहीद हुए, और मुझे खुद पे गर्व हो रहा है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ और वो देश के लिए इतना करके गए हैं। और हमें भी इच्छा है कि हम भी मेरे पापा की तरह मतलब ऐसा करें, देश के लिए इतने बने हम उनके लिए। क्या सपना था आपका? सपना तो टीचर बनने का है। अब पापा जो छूट गए हैं उस सपना मैं पूरा करूंगी। मैं भी बनना चाहती हूँ, आर्मी में जाना चाहती हूँ।
किसी का छोटे बच्चे का पिता चला गया। और ये दर्द हम लोग सभी समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है कि जिस तरह से कायराना हरकत कर एक कायर आतंकवादी ने, उनके जो गिरोह ने ये जो पैदा करी हैं स्थितियां, निश्चित तौर पर भारत इसका जवाब देगा। भारत अलग अलग तरीकों से, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिसने बहुत सारे बाहर से लोग आए जिन्होंने भारत को नेस्तो नाबूद करने की, टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया और आगे भी ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इस चर्चा में हम लोगों की यही कोशिश रही कि आने वाले समय में कश्मीर नीति अगर हिंदुस्तान उसको बनाता है, सरकार जो बनाती है वो इस तरह की बनानी होगी कि हमें समझना होगा कि कश्मीर है हमारा पार्टी, लेकिन उसके लोगों को, वहां पे जो लोग हैं वो हमें समझ सकें, हिंदुस्तान के जो की तरफ जो उनका रुख है उसमें बदलाव आ सके। और पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा हर मोर्चे पर, चाहे वो विदेश नीति से जुड़ा हुआ कोई भी मोर्चा हो, आर्थिक मोर्चा हो या किसी भी तरह से। इसके लिए भारत सरकार को नए तरीके से नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यही आशा कर सकते हैं कि जो शहीद हुए हैं आने वाला समय बेहतर हो और हमारे देश के जवान शहीद ना हो और आतंकवाद जो एक इस तरह का एक नासूर बन चुका है वो खत्म हो सके। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।